आज हम भूगोल के तीसरे पाठ में भारत तथा ब्राज़ील के प्राकृतिक संरचना एवं आबोहवा क्षेत्र के बारे में देखेंगे। इसमें भारत के मानचित्र में अनेक सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला है, भारत में 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग किस दिशा में स्थित है? उत्तर है, भारत के 6000 मीटर से अधिक ऊंचा भाग उत्तर और ईशान्य दिशा में स्थित है। दूसरा, प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? वह किस नदी की घाटी का भाग है? तो प्रायद्वीप में स्थित दक्षिण की ओर बहने वाली नदी प्राणहिता नदी है और यह गोदावरी नदी के घाटी का भाग। तीसरा प्रश्न है, गहरे रंग के में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि की ढाल किस दिशा में है? उत्तर गहरे रंग में दर्शाई गई उत्तर की ओर की भूमि की ढाल पूर्व दिशा में है। चौथा है, अरावली पर्वत से छोटा नागपुर पठार के बीच में पड़ने वाली पठारों की सूची बनाइए। उत्तर है, मेवाड़ पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार और बागेलखंड पठार। पांचवा है, पूर्वी घाटी के शिखरों के नाम बताइए। पूर्वी घाटी में महेंद्रगिरी और मलयगिरी यह शिखर है। छठा है, ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा किस पर्वतीय भागों से रेखांकित है? उत्तर है, ब्रह्मपुत्र के निचले मैदानी प्रदेशों की सीमा पूर्व हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र में रेखांकित है। सातवां है, नीलगिरी पर्वत का सापेक्ष स्थान बताइए। उत्तर है, पश्चिम घाट तथा पूर्व घाट इसके बीच में नीलगिरी पर्वत है। आठवां है, सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ रही है? उत्तर है, सह्याद्री पर्वत की ऊंचाई दक्षिण दिशा में बढ़ रही है। नौवां है, विंध्य पर्वत किन नदियों की घाटियों के बीच जल विभाजक की भूमिका निभाता है? उत्तर है, विंध्य पर्वत नर्मदा और गंगा नदी के बीच जल विभाजक की भूमिका निभाता है। अभी ब्राज़ील का मानचित्र दिया है, उसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि पहला है, अमेज़न नदी की घाटी की ऊंचाई किस श्रेणी में आती है? उत्तर है, अमेज़न नदी की घाटी की ऊंचाई 0 मीटर से 200 मीटर की श्रेणी में आती है। दूसरा है, अमेज़न की घाटी किन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है? उत्तर है, अमेज़न की घाटी गियाना और ब्राज़ील इन दो उच्च भूमियों के दरमियान स्थित है। तीसरा है, 500 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश का निरीक्षण कीजिए। पीले रंग से दिखाई गई इस भूमि के विस्तार का वर्णन दिशाओं के संदर्भ में कीजिए। 500 मीटर से 1000 मीटर की ऊंचाई वाले प्रदेश नैऋत्य ईशान इस दिशा के अंतर्गत आते हैं। चौथा है, पीले रंग में दर्शाए गए तितर बितर भाग क्या दर्शाते हैं? उत्तर है, पीले रंग में दर्शाए गए तितर बितर भाग ब्राज़ील का पठार दर्शाते हैं। पांचवा है, अमेज़न नदी की घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर की ऊंचाई वाले प्रदेश कहाँ है? उत्तर है, अमेज़न नदी के घाटी के अतिरिक्त 200 मीटर ऊंचाई वाले प्रदेश पराग्वे के दक्षिण में पंपास के पास है। छठा प्रश्न है, ऐसे पठारी भाग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिनकी ऊंचाई 200 से 500 मीटर है एवं अमेज़न की कई सहायक नदियां बहती है। उत्तर है, अमेज़न नदी और ब्राज़ील पठार के बीच में फैला हुआ है और अमेज़न का झिंगुर और अन्य सहायक नदियां यहाँ पे अमेज़न के कछार में बहती रहती है। भारत के प्रमुख 5 प्राकृतिक विभाग हैं और इन 5 प्राकृतिक विभागों में भारत को विभाजित किया गया है।
इसमें पहला है हिमालय, दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप, चौथा है तटीय प्रदेश एवं पांचवा है द्वीप समूह। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय के बारे में। यह अर्वाचीन वलित पर्वत है। तजाकिस्तान के पामीर पठार के पूर्व तक फैला हुआ है और यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। भारत के जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। हिमालय की अनेक पर्वत श्रेणियों में शिवालिक सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के उत्तर में जाते समय लघु हिमालय, बृहद हिमालय एवं हिमालय से परे पर्वत श्रेणियां मिलती है। इन पर्वत श्रेणियों को पश्चिम हिमालय यानी कश्मीर हिमालय, मध्य हिमालय यानी कुमाऊं हिमालय और पूर्व हिमालय यानी असम हिमालय में भी विभाजित किया जा सकता है। दूसरा है उत्तर भारतीय मैदान। यह प्राकृतिक विभाग हिमालय के दक्षिण तलहटी से भारतीय प्रायद्वीप की उत्तर सीमा तक फैला हुआ है। वैसे ही यह पश्चिम और राजस्थान पंजाब के पूर्व में असम तक फैला हुआ है। यह भाग अधिकांश रूप से निचला एवं समतल है। उत्तर भारतीय मैदानों को दो विभागों में बांटा जा सकता है। अरवली पर्वत के पूर्व की ओर का भाग गंगा नदी का मैदानी प्रदेश है। इस गंगा के मैदान के रूप में जाना जाता है। इसकी ढाल पूर्व की ओर है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का अधिकांश भाग एवं बांग्लादेश मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र का त्रिभुज प्रदेश बनता है। इस प्रदेश का नाम सुंदरबन है और यह विश्व का सबसे विशाल त्रिभुज प्रदेश है। उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है। यह भाग थार का रेगिस्तान या मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान से व्याप्त है। इसके उत्तर के भाग को पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह प्रदेश अरावली पर्वत और दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण सतलुज और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण कार्य से हुआ है। इस मैदानी प्रदेश में मृदा उपजाऊ होने के कारण वहाँ कृषि व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। तीसरा है प्रायद्वीप। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के दक्षिण की ओर फैला हुआ एवं हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार होता जाने वाला प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसमें अनेक छोटे बड़े पर्वत एवं पठार है। इसके उत्तर की ओर का अरावली सबसे बड़ा प्राचीन वलित पर्वत है। इस भाग के समतल मैदान को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला मध्य भाग में विंध्य, सातपुड़ा पर्वत और पश्चिम एवं पूर्व घाट पर्वतीय प्रदेश है। चौथा है तटीय प्रदेश। भारत को करीब करीब 7,500 किलोमीटर लंबाई का तटीय प्रदेश प्राप्त है। यह तट प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम की ओर है। इन दोनों तटीय प्रदेशों में बहुत भिन्नताएं हैं। पश्चिम तट अरब सागर से सटा है। यह तट पथरीला है। पश्चिम घाट की अनेक पर्वत श्रृंखलाएं तट तक आई हुई है। इसकी चौड़ाई भी कम है। पश्चिम घाट से अधिक गति से बहने वाली अनेक छोटी नदियां तट पर मिलती हैं। इसलिए इन नदियों के मुहाने के पास त्रिभुज प्रदेश नहीं बन जाते। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के से सटा है। यह तट नदियों के निक्षेपण से निर्माण हुआ है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहने वाली अनेक नदियां इस किनारे पर आकर मिलती है। लंबी यात्रा कर नदियां भूमि की मंद ढलान के कर कम गति से बहने लगती है।
इसलिए अपने साथ लाए अवसादों का निक्षेपण तटीय प्रदेशों में होता है और यह त्रिभुज प्रदेशों की निर्मित होती है। पांचवा भाग है द्वीप समूह। भारत के मुख्य भूमि के तट के पास अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। इनका समावेश तटीय द्वीप समूह में किया जाता है। इसके अलावा अरब सागर में लक्षद्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। लक्षद्वीप का अधिकांश द्वीप एटॉल है और वे आकार के छोटे हैं और उनकी ऊंचाई कम है। अंडमान समूह के द्वीप मुख्य रूप से ज्वालामुखी द्वीप है। वे आकार में बड़े एवं उनके आंतरिक भागों में ऊंची पहाड़ियां हैं। इसी समूह में बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। निकोबार समूह की कुछ द्वीप एटॉल आकार के हैं। विशाल कगार। यह प्राकृतिक भाग भले ही क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है, किंतु उसकी ढलान की प्रकृति को देखते हुए और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों को देखकर इसे स्वतंत्र विभाग माना जाता है। उच्चभूमि की पूर्व दिशा इस कगार के द्वारा अंकित होती है। इस भाग में उच्चभूमि की ऊंचाई 790 मीटर है। कुछ भागों में ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगती है। साओ पाउलो से पोर्टो अलेग्रा भाग में यह ऊंचाई सीधे एक ही ढलान में समाप्त हो जाती है। इस विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनों के प्रवाह में बाधा आती है। इसलिए विशाल कगार में उस पार पवन विमुख ढाल यानी वृष्टि छाया का प्रदेश तैयार हो जाता है। इस प्रदेश के उत्तर की ओर के भाग का वर्णन अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तटीय प्रदेश। ब्राज़ील को करीब 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। इस तटीय प्रदेश को उत्तरी व पूर्वी भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर के अमापा से पूर्व के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक उत्तर तट कहा जा सकता है। इससे आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट को पूर्वी तट कह सकते हैं। उत्तर तट पर अमेज़न के साथ साथ अनेक नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए यह तट समतल और नीचा है। इस किनारे पर मराजा द्वीप, मराजो की खाड़ी और साओ मार्कोस की खाड़ी है। मराजो एक बड़ा तटीय द्वीप है। ये अमेज़न एवं टोंकाटिस नदियों के मुहाने के दरमियान तैयार हुए हैं। पूर्वी तट पर अनेक छोटी नदियां आकर मिलती है। इस भाग में साओ फ्रांसिस्को नाम बड़ी नदी अटलांटिक महासागर में आकर मिलती है। इस तट पर दूर दूर तक फैली हुई पुलिन एवं तटीय बालुका भित्तियां दिखाई देती है। कुछ भाग में इस किनारे की रक्षा प्रवाल भित्तियों एवं द्वीपों द्वारा होती है। प्राया डू कैसिनो अथवा कैसिनो ब्राज़ील का सुदूर दक्षिण की ओर की पुलिन है। यह विश्व की सबसे लंबी पुलिन मानी जाती है। इस बालुकामय तट की लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है। मैदानी प्रदेश। ब्राज़ील में मैदानी प्रदेश भागों में दिखाई पड़ते हैं। उत्तर की ओर का भाग अमेज़न की मैदान का भाग माना और दक्षिण पश्चिम का पेराग्वे पराना नदियों का भाग। अमेज़न ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश। अमेज़न के मैदानों का सामान्यतः ढाल पूर्व की ओर है। अमेज़न घाटी ब्राज़ील के पश्चिम भाग में चौड़ी है 1300 किलोमीटर और दो उच्चभूमि जहाँ बहुत पास आती है वहाँ यह चौड़ाई 240 किलोमीटर इतनी कम हो जाती है। जैसे जैसे अमेज़न अटलांटिक महासागर की ओर जाती है वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती है। मैदानी भाग पूर्णतः वनों से व्याप्त है और वनों के नीचे जमीन पर उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण यह मैदानी प्रदेश दुर्गम बन गया है। अमेज़न की घाटी के वन अटलांटिक वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के हैं। ब्राज़ील का दूसरा मैदानी भाग यानी ब्राज़ील की उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित
पैराग्वे पराना नदियों का उद्गम स्थल है। पैराग्वे के उद्गम क्षेत्र की ढाल दक्षिण की ओर है, जबकि पराना नदी की ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है। पेंटानल विश्व के उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमियों में से एक है। यह प्रदेश ब्राज़ील उच्चभूमि के दक्षिण पश्चिम में फैला है। पेंटानल दलदल का प्रदेश है और ब्राज़ील के माटो ग्रासो डो सुल राज्य है। पेंटानल का विस्तार ब्राज़ील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। ब्राज़ील के मानचित्र पर नज़र डालते ही आपके ध्यान में आएगा कि ब्राज़ील का अधिकांश भाग उच्च भूमियों, पठारों एवं छोटे छोटे पर्वतों से व्याप्त है। ब्राज़ील में लंबे, चौड़े एवं बहुत ऊंचे पर्वत नहीं है। उत्तर की ओर का अमेज़न नदी का मैदान एवं दक्षिण पश्चिम में पैराग्वे नदी के उद्गम स्थल के प्रदेश छोड़कर ब्राज़ील में विस्तृत मैदान का अभाव ही है। तटीय भागों में भी मैदान विस्तृत नहीं है। ब्राज़ील के प्राकृतिक विभाग निम्नलिखित है: उच्चभूमि, विशालाकाश, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। उच्चभूमि। दक्षिण ब्राज़ील विस्तृत पठार से व्याप्त है। इसका वर्णन ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील की उच्चभूमि या ब्राज़ील का ढाल क्षेत्र इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्राज़ील एवं गुयाना उच्चभूमि को मिलकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का यह गर्भ माना जाता है। गुयाना उच्चभूमि का मुख्य भाग वेनेजुएला में है। यह उच्चभूमि पूर्व की ओर फ्रेंच गुयाना तक फैली हुई है। गुयाना उच्चभूमि ब्राज़ील के उत्तर में रोरेमा, पारा एवं अमापा इन राज्यों में फैली है। ब्राज़ील में इस उच्चभूमि का कम ऊंचा भाग आता है, लेकिन ब्राज़ील का सर्वोच्च शिखर पिको डी नेब्लाना ब्राज़ील एवं वेनेजुएला की सीमा पर है और उसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। ब्राज़ील उच्चभूमि के दक्षिण व पूर्वी की ओर के भाग की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, किंतु अन्य भागों में ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के बीच है। उच्चभूमि की ऊंचाई उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है और इस दिशा की ओर का ढाल कुछ ज़्यादा तीव्र नहीं है। इस ढलान में बहने वाली अमेज़न की सहायक नदियाँ द्वारा कई झरने एवं जलप्रपात बनाए जाते हैं। उत्तर की ओर ढलान कुछ तीव्र होगी पर अचानक नहीं। अनेक नदियाँ उच्चभूमि के उत्तर भाग में प्रारंभ होती है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। उच्चभूमि के दक्षिण ढाल में पैराग्वे, पराना, उरुग्वे आदि नदियों का उद्गम होता है और वे आगे जाकर अर्जेंटीना की ओर बहती है। उच्चभूमि की पूर्व की ओर की ढलान अधिक तीव्र है और यह कगार की तरह दिखाई देता है। द्वीप समूह। मुख्य भूमि के अलावा ब्राज़ील में कुछ द्वीप भी हैं। इसका वर्गीकरण तटीय एवं सागरीय द्वीपों में किया जाता है। अधिकांश द्वीप निक्षेपण कार्य से बने हैं। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से बने हैं। सागरीय द्वीप मुख्य भूमि से 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये द्वीप चट्टानी स्वरूप के हैं और जलमग्न पर्वतों के शिखरों के भाग हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग प्रवाल द्वीप है और इन्हें एटॉल कहते हैं। मानचित्र में ब्राज़ील एवं भारत की प्राकृतिक संरचना दिखाई गई है। इन मानचित्रों और उनमें दी गई सूचियों का उपयोग कर उत्तर ढूंढो। मानचित्र में दी गई सूचियों की तुलना कीजिए। पहला है, सर्वाधिक ऊंचाई वाले प्रदेश दोनों देशों में क्रमशः कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाले प्रदेश भारत में उत्तर भाग में हैं, तो ब्राज़ील में आग्नेय भाग में पाए जाते हैं। दूसरा है, किस देश में ऊंचाई की श्रेणी अधिक है? भारत में ऊंचाई की श्रेणी अधिक पाई जाती है। तीसरा है, दोनों देशों की ऊंचाइयों की सर्वाधिक श्रेणियों की तुलना कीजिए। भारत में सर्वोच्च ऊंचा क्षेत्र 600 मीटर से
8000 मीटर तक है। इसके उल्टे ब्राज़ील में सबसे ऊंचा क्षेत्र 500 मीटर से 1000 मीटर तक पाया जाता है। आपको उनमें क्या अंतर दिखाई देता है? भारत के ऊंचाई वाला क्षेत्र तुलना में ज़्यादा है, तो ब्राज़ील में ऊंचाई वाला क्षेत्र तुलना में कम दिखाई देता है। ब्राज़ील में अमेज़न नदी की घाटी में भूमि की ढाल सामान्यतः किस दिशा में है? ब्राज़ील में अमेज़न नदियों की घाटी में ज़मीन की ढाल उत्तर दिशा में कम दिखाई देती है। भारत में दक्कन के पठार की सामान्यतः ढाल किस दिशा में है? भारत में दक्कन के पठार की सामान्यतः ढाल पश्चिम दिशा में है। दोनों देशों में वृष्टि छाया का प्रदेश कहाँ है, बताइए। भारत के पश्चिम घाटी के क्षेत्र में पूर्व की ओर का भाग और अरवली से लेकर दिल्ली की पर्वत श्रेणी तक का पश्चिम भाग पाया जाता है। और ब्राज़ील में मानचित्र में ब्राज़ील एवं भारत की प्राकृतिक संरचना दिखाई गई है। इन मानचित्रों और उनमें दी गई सूचियों का उपयोग कर उत्तर ढूंढो। मानचित्र में दी गई सूचियों की तुलना कीजिए। पहला है, सर्वाधिक ऊंचाई वाले प्रदेश दोनों देशों में क्रमशः कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाले प्रदेश भारत में उत्तर भाग में हैं, तो ब्राज़ील में आग्नेय भाग में पाए जाते हैं। दूसरा है, किस देश में ऊंचाई की श्रेणी अधिक है? भारत में ऊंचाई की श्रेणी अधिक पाई जाती है। तीसरा है, दोनों देशों की ऊंचाइयों की सर्वाधिक श्रेणियों की तुलना कीजिए। भारत में सर्वोच्च ऊंचा क्षेत्र 600 मीटर से 8000 मीटर तक है। इसके उल्टे ब्राज़ील में सबसे ऊंचा क्षेत्र 500 मीटर से 1000 मीटर तक पाया जाता है। आपको उनमें क्या अंतर दिखाई देता है? भारत के ऊंचाई वाला क्षेत्र तुलना में ज़्यादा है, तो ब्राज़ील में ऊंचाई वाला क्षेत्र तुलना में कम दिखाई देता है। ब्राज़ील में अमेज़न नदी की घाटी में भूमि की ढाल सामान्यतः किस दिशा में है? ब्राज़ील में अमेज़न नदियों की घाटी में ज़मीन की ढाल उत्तर दिशा में कम दिखाई देती है। भारत में दक्कन के पठार की सामान्यतः ढाल किस दिशा में है? भारत में दक्कन के पठार की सामान्यतः ढाल पश्चिम दिशा में है। दोनों देशों में वृष्टि छाया का प्रदेश कहाँ है, बताइए। भारत के पश्चिम घाटी के क्षेत्र में पूर्व की ओर का भाग और अरवली से लेकर दिल्ली की पर्वत श्रेणी तक का पश्चिम भाग पाया जाता है। और ब्राज़ील में जो ऊंचाई वाली चोटियाँ है, उसमें ईशान्य की भागों में वृष्टि छाया का प्रदेश पाया जाता है। ब्राज़ील आबोहवा तंत्र। ब्राज़ील के आबोहवा तंत्र का विचार करते समय यह ध्यान में आता है कि इस देश में 3 प्रमुख नदियों के मैदान हैं। एक अमेज़न का मैदान, दूसरा दक्षिण पश्चिम के पैराग्वे पराना आबोहवा तंत्र और तीसरा ब्राज़ील उच्चभूमि के पूर्व की ओर से साओ फ्रांसिस्को एवं तटीय प्रदेश की नदियाँ। पहला है अमेज़न का आबोहवा तंत्र। अमेज़न नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढाल पर होता है। अमेज़न में पानी के निर्वहन की मात्रा बृहद है, करीब 2 लाख घनमीटर प्रति सेकंड है। इसलिए नदी के उद्गम से
नदी के संचित अवसाद तेजी से बह जाते हैं, इसलिए नदी के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता। सामान्यतः नदी के मुहाने के पास अनेक वितरिकाएं होती हैं, किंतु ऐसी वितरिकाएं अमेज़न नदी के मुहाने पर नहीं मिलती। इसके विपरीत अमेज़न के मुहाने पर अनेक द्वीप तैयार हो गए हैं। महासागर के तट के पास अनेक द्वीप हैं। अमेज़न नदी के मुहाने के पास की चौड़ाई करीब 150 किलोमीटर है। अमेज़न नदी का अधिकांश भाग परिवहन के योग्य है। पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र। ये दोनों नदियाँ ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती है। ये दोनों नदियाँ ब्राज़ील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी के में जा मिलती है। इन दोनों नदियों को एवं ब्राज़ील के दक्षिण छोर से बहने वाली उरुग्वे नदी को ब्राज़ील की उच्चभूमि के दक्षिण ढाल के से जल आपूर्ति होती है। साओ फ्रांसिस्को। यह ब्राज़ील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र ब्राज़ील की सीमा में ही है। ब्राज़ील उच्चभूमि के पूर्वी भाग में वह जलग्रहण क्षेत्र है और इस भाग में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तक यह नदी उत्तर की ओर बहती है और इसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में मिलती है। साओ फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास करीब 150 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही केवल नौकानयन हेतु योग्य है। तटीय प्रदेश की नदियाँ। ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में अनेक कम लंबाई की नदियाँ बहती हैं। तटीय प्रदेश की सघन अधिवास होने के कारण यह नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। उनमें परानिया, इटापेक्रू आदि नदियाँ उत्तर की ओर बहती है और उत्तर अटलांटिक महासागर में मिलती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियों को पानी आपूर्ति ब्राज़ील की उच्चभूमि में से होती है। कुरागुआकू नदी साल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में मिलती है। भारत अपवाह तंत्र। उद्गम के क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों को हिमालय एवं प्रायद्वीप नदियों में विभाजित किया जाता है। हिमालय की नदियाँ। हिमालय की अधिकांश प्रमुख नदियाँ विविध हिमनदियों से प्रारंभ होती है, इसलिए उनमें ग्रीष्म काल में भी जल का बृहद निर्वहन होता है। वर्षा काल में उनमें बाढ़ आती है। ये 12माही नदियाँ हैं। इस समूह में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ एवं गंगा और उसकी सहायक नदियों का समावेश होता है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी एवं व्यास पश्चिम हिमालय से अर्थात जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। वे एक दूसरे से काफ़ी समांतर बहती है। सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी सतलुज का उद्गम मानस सरोवर के पास होता है और वह पश्चिम दिशा में बहती है। सतलुज एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भारत में पंजाब के मैदान बने हैं। सिंधु नदी आगे पाकिस्तान में जाकर बहती है और अरब सागर में मिलती है। गंगा नदी का हिमालय के गंगोत्री नामक हिमानी के से उद्गम होता है। हिमालय पार कर मैदानों में प्रवेश करने पर वह पूर्व की ओर बहने लगती है। हिमालय में उद्गम पाने वाली गंगा की सहायक नदियाँ भी इसी तरह बहती है। गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना का उद्गम यमुनोत्री में होता है। गंगा की एक और बड़ी सहायक नदी हिमालय के उत्तरी भाग में बहती है और हिमालय को पार कर भारत की सीमा में प्रवेश करती है। जब यह हिमालय में बहती है तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और जब वह हिमालय पार करती है तो उसके प्रवाह को देहांग कहते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। गंगा में अनेक सहायक नदियाँ समय समय पर मिलती है और इसलिए इसका निर्वहन बढ़ता जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। वहाँ पानी और अवसादों का बड़े पैमाने पर निर्वहन होकर बहुत बड़ा विशाल त्रिभुज प्रदेश निर्माण हुआ है। प्रायद्वीप नदियों के में से कुछ नदियाँ भी गंगा के मैदानों में आकर मिलती है। उनमें से प्रमुख है चंबल, केन, बेतवा एवं सोन नदियाँ।
द्वीपकल्पीय नदियाँ। प्रायद्वीप नदियों का पश्चिम की ओर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में विभाजन किया जा सकता है। प्रायद्वीप में पश्चिमी भाग में पश्चिम घाट एक महत्वपूर्ण जल विभाजक है। प्रायद्वीप नदियों का पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की लंबाई कम है पर गति ज़्यादा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं दक्षिण गुजरात के तटीय प्रदेशों में यह समानता है। उत्तर गुजरात में खंभात की खाड़ी को मिलने वाली अनेक नदियां हैं। इसमें तापी, नर्मदा, माही एवं साबरमती का समावेश है। तापी और नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है। माही नदी पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, तो वही अरावली के दक्षिण ढाल में निकलने वाली साबरमती उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है। साथ ही अरब सागर में मिलने वाली और अरावली के पश्चिम ढाल से निकलने वाली नदी लूनी है। यह नदी अरब सागर के कच्छ की खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीप का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी के जलोत्सारण क्षेत्र का भाग है। इसमें गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों का मुख्यतः समावेश होता है। गोदावरी, कृष्णा व कावेरी इन तीनों नदियों का उद्गम पश्चिम की पूर्वी ढाल पर होता है। गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है। कृष्णा नदी का मैदान गोदावरी के दक्षिण में है। भीमा एवं तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। यह नदी बहुत पहले से ही सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती है। चोल राजाओं ने ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में कावेरी नदी पर त्रिचनापल्ली, तिरुचिरापल्ली के पास बांध का निर्माण करवाकर कावेरी में त्रिभुज प्रदेश में सिंचन कार्य शुरू किया था। आज भी यह बांध एवं उससे निकलने वाली नहरें उपयोग में लाई जाती है। केरल की नदियों के मुहाने पर लंबी दूरी तक सागर का पच्छजल इकट्ठा हो गया है। इस पच्छजल के निकाय को स्थानीय लोग कयाल कहते हैं।